गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इजी फिजिक्स और हमारे कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि हमने CU CET के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगने वाले हैं उन पर रेगुलर वीडियो सीरीज चालू की है और उसमें सबसे पहले जो हमने मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स पर पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, वो बहुत ही इजी टॉपिक था और वो लगभग सभी को आता है। हमने इजी से स्टार्ट की है। उस न्यूक्लियर फिजिक्स में एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा उसका आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद हम आज के जो अपना मेन टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ऐसे है कि एक डीके दिया हुआ है 10 नियोन 23 का डीके दिया हुआ है 11 सोडियम 23 प्लस एक ऐसे कहा हुआ, मतलब कि मैंने तो रिएक्शन बना रखी है। उसमें क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है ये 10 नियोन 23 डिकेड इनटू 2 पार्टिकल सोडियम एंड देखो यहाँ 10 से 11 हो गया तो एक बढ़ा है। इसका मतलब ये कौन सा डीके है? बीटा नेगेटिव डीके है और बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन आती है। इस क्वेश्चन में वहाँ पर उसने इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो मैं आपको ये इसका मेथड बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, और इसका मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मास दिया हुआ है और इसका जो रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हम केवल पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, पहले आप इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? मास ऑफ ए, जैसे ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, तो मास ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मास ऑफ सी का स्क्वायर माइनस मास ऑफ बी का स्क्वायर और बट्टे में 2 मास ऑफ ए और इनटू सी स्क्वायर। यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना। ये टोटल एनर्जी निकालने के बाद आपको क्या करना है? टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास रख देना। टोटल एनर्जी आप निकाल रहे हो, इसमें से ये घटा देना, अपने आप काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये एक पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन मुझे मिला था तो मैंने बता दिया। आप टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर डिस्कशन करेंगे। देखो, ब्लैक बॉडी क्या होती है? कोई एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सभी रेडिएशन को, सभी लाइट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, वो होती है ब्लैक बॉडी। वैसे बेसिकली आइडियल ब्लैक बॉडी तो नहीं होती, लेकिन मतलब कि जितना पार्ट उस पर गिरता है उसका कुछ जब मैक्सिमम परसेंटेज तो ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ हिस्सा वो क्या कर देती है, वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऐसी जो मतलब कि जो सिस्टम हो वो अपनी होती है क्या? ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो थ्योरीज है वो दो पार्ट में है। एक क्लासिकल थ्योरी है और एक क्वांटम थ्योरी है। पहले हम क्लासिकल थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको दो हिस्सों में अपन सोल्व करेंगे, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। इन शॉर्ट पढ़ना है क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। इस पूरे पोर्शन में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हमें जल्दी जल्दी उसको क्लियर करना है। क्लासिकल में 2 है, एक तो रेले एंड जीन्स और एक है वीन्स का विस्थापन नियम, रेले और जीन्स का नियम। और क्वांटम में अपना है मैक्स प्लांक। जो पहला ट्रीटमेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो क्लासिकल मेथड है और उसके अंदर हमें इन दो के जो एक्सप्लेनेशन है उनको पढ़ेंगे, फिर इनकी क्या कमियां रह गई और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए मैक्स प्लांक ने इसका कैसे ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, और जो इसके नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF के अंदर पूरे नोट्स दे दूंगा, जिसके अंदर आप ब्रीफली पढ़ सकते हो क्या क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाता, पूरे डेरिवेशन नहीं करने, हमें उसकी थ्योरी समझनी है। उसके जो रिजल्ट आएंगे उस पर हम फोकस करेंगे, उस पर अपना जो मेन डिस्कशन होगा वो हम करेंगे। तो हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो स्टडी की थी उसमें उनको एक रिजल्ट मिला था, वो कुछ इस प्रकार से था कि जो एनर्जी का जो ग्राफ था वेवलेंथ के साथ इन्होंने ड्रॉ किया और इन्होंने जो काम किया केवल एक टेम्परेचर पर नहीं किया, अलग अलग टेम्परेचर पर किया। मतलब एनर्जी और वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम इन्होंने ड्रॉ किया वो अलग अलग टेम्परेचर पर किया और उन्होंने ये देखा कि अलग अलग टेम्परेचर जैसे T1 T2 और T3 तो T3 सबसे ज़्यादा है, T2 लेस देन ग्रेटर देन और T1। तो पहले T1 टेम्परेचर पे किया तो उन्हें एक पीक्स मिले,
जैसे लेमडा 1 बोल देते हैं, फिर एक और लेमडा 3। देखो इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या अलग अलग टेम्परेचर पर जब इन्होंने ये स्पेक्ट्रम लिया, जब ये जो रिजल्ट आए, तो उनमें जो 2 मोस्ट कॉमन बातें थी वो ये थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था जो पीक्स थी वो इधर कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही थी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा और वेवलेंथ कम। आप देख सकते हो पहले की पीक्स, दूसरे की पीक और तीसरे की पीक, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम शिफ्टिंग हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और वेवलेंथ में एक रिलेशन है, जिसको हम अभी वीन्स लॉ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ था, ये क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह नहीं समझा पाया। रेले जीन्स और विन्स ने जो दोनों ने मिलकर अलग अलग टाइम में इसको डिफाइन किया, किसी ने लो टेम्परेचर पर और किसी ने हाई टेम्परेचर पर, और यही कमी इनका जो ड्रॉबैक्स बन गई, यही बात इनकी ड्रॉबैक्स बन गई कि क्लासिकल थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में क्यों फेल हुई। एक इन्होंने ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन को यूज किया, और एक ये कंप्लीटली इसको डिफाइन नहीं कर पाया, मतलब कि सभी टेम्परेचर पर डिफाइन नहीं कर पाए, कोई लो टेम्परेचर पर, कोई हाई टेम्परेचर पर। कि हम वो रिजल्ट पर डिस्कशन करते हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ कम पीक की तरफ शिफ्ट होगा। तो उस बेसिस पर एक रिजल्ट इन्होंने निकाला था, लेमडा m इंटू टी इक्वल टू बी कुछ कांस्टेंट। जो ये बी है वो वीन्स, ये आगे चल के वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बना था। इसका एक और मतलब है कि लेमडा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि इतने टेम्परेचर पर वेवलेंथ इतनी थी, तो अगर हम टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दें तो वेवलेंथ कैसे चेंज होगी, इसका मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये पहला रिजल्ट था। एक इन्होंने टोटल एनर्जी का रिजल्ट दिया था, E इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो स्टीफन कांस्टेंट। और ये जितने भी जो पैरामीटर है इनकी वैल्यू हम डिस्क्रिप्शन लिंक में जो PDF देंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगी। E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। टेम्परेचर का जो बिहेवियर है वो स्टडी कर लेंगे, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जो क्लासिकल थ्योरी से जो इसका ट्रीटमेंट हुआ था वीन्स और रेले जीन्स ने, वो इन्होंने जो वीन्स ने जो रिजल्ट दिए उसमें उसने कहा जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की 5 टाइम प्रोपोर्शनल होती है, और जो वो एनर्जी का वेवलेंथ की फॉर्म में जो रिजल्ट आता है वो ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन, ये कोई कांस्टेंट है, लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस बी अपॉन के टी, मतलब इन्वर्सली 5 टाइम ये एनर्जी इसके इन प्रोपोर्शनल होती है। अब ये रिलेशन आपको ऐसे याद है, अब वहाँ एग्जाम में क्या करते हैं, न्यू की फॉर्म में पूछते हैं, तो आप बस सिंपल न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा यूज करो, और डी न्यू इक्वल टू, यहाँ से लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन न्यू, और डी लेमडा कितना आ जाएगा, सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो यहाँ पर आप डी लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ न्यू। ऐसे ही रेले जीन्स ने जो रिजल्ट दिए थे वो ये थे, ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर 4 इंटू डी लेमडा। सिमिलर काम यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, वेवलेंथ की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट है, आपको न्यू की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये एक लो टेम्परेचर पर और एक हाई टेम्परेचर पर, एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी, इसलिए इसको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बन रहा था उसको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी दी। बहुत इन शॉर्ट पढ़ेंगे हम। मैक्स प्लांक ने ही अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर क्वांटम, मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो एटम्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो उन्होंने थ्योरी कंसिडर की थी उसमें उन्होंने ऐसे माना था कि ये जो वाइब्रेशन होते हैं वो कुछ एनर्जी के अब्जॉर्प्शन और इमिशन से होते हैं, और जो एनर्जी वो अब्जॉर्ब करते हैं वो उसका नाम उन्होंने आगे चल के बताया था, एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो फोटोन की फॉर्म में बताया था कि ये जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, या जो अपने वाइब्रेशन को कम करते हैं तो कुछ एनर्जी अपने में से इमिट करने के बाद ही ऐसा होता है। तो उन्होंने फोटोन की जो वो अवधारणा दी थी कि ये सब फोटोन के अब्जॉर्प्शन और इमिशन से होता है।
मैक्स प्लैंक ने बताया कि जो ये क्वांटम ऑसिलेटर होते हैं वो ई, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो ई इक्वल टू एन एच न्यू होती है, जहाँ पर न्यू उस की फ्रीक्वेंसी और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और इसने जो ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो कंसेप्ट दिया था, ऑसिलेटर का क्वांटम ऑसिलेटर, उसकी जो क्वांटम ऑसिलेटर का जो कंसेप्ट दिया था उसकी एवरेज एनर्जी उसने डिफाइन की थी। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला था एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। यहाँ सीधे फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछते हैं घुमा घुमा के। और जैसे कि टोटल एनर्जी, ये जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला रखा है एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है, न्यू की फॉर्म में है, और आपसे लेमडा की फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो सिंपल क्या करना है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा पुट करना है, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, ये तो अपना क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट आया। जो एच प्लैंक कांस्टेंट है उसने अपने नाम पर दिया था। अगर तुम किसी क्वांटम मैकेनिक्स के सिस्टम में एच की वैल्यू को 10⁻0 कर दो तो आप क्वांटम से सीधे जंप कर जाते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं, तो एच की वैल्यू में 0 करता हूँ तो एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच न्यू अपॉन 10⁻0 है, इसको एक्सपेंड कर दो, e की पावर x क्या होता है 1 प्लस एक्स और समथिंग माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, एच न्यू से एच न्यू, ऊपर कितना आ रहा है के टी। तो एवरेज एनर्जी कितनी आ रही है के टी, जो कि ऊर्जा के सम विभाजन सिद्धांत के अनुसार है। उसमें क्या कहा गया था कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंसिस्ट विद एनर्जी ऑफ हाफ के टी। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी होती है के टी बाई 2। और आपको नोट्स में मिलेगा कि जो वाइब्रेशनल मोड होते हैं, वाइब्रेशनल मोड वो कितने होते हैं 2 टाइम्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 टाइम्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितनी होती है के टी बाई 2। तो जो एक वाइब्रेशनल मोड होता है उसके साथ एनर्जी कितनी हो जाएगी के टी, जो कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। तो जो मैक्स प्लैंक ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिया था वो एक तो क्वांटा फोटोन एनर्जी का, और दूसरा उसने एटम का वाइब्रेशन इंक्लूड किया था। और वो क्या था कि एटम होते हैं वो ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट करते हैं, और इनमें जो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो फोटोन के जरिए होता है। जो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला है, जो पूरा डेरिवेशन करके जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है, ये मतलब इसके डबल नाम है, वो है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब एच न्यू डी न्यू ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है, न्यू की फॉर्म में है। हमें यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन मिल सकता है, यही चीज़ आपको लेमडा की टर्म में बनाना है, यू लेमडा डी लेमडा, बस कुछ नहीं करना है। पता ही आपको न्यू की जगह सी बाई लेमडा और डी न्यू की जगह आपको डेरिवेटिव करके उसमें पुट करना है। तो आपको बस यहाँ पर ये दिमाग चलाना है फॉर्मूलों के अंदर कि वो इन टर्म ऑफ न्यू है या इन टर्म ऑफ लेमडा। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो मैं आपको एक बार इन शॉर्ट और बता देता हूँ कि क्या क्या सिस्टम रहा था। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सभी लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेती है, वो तो आइडियल हो जाता है। और फिर इसको क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया गया था। क्लासिकल में रेले जीन्स और वीन्स ने अपने कुछ लॉज दिए थे, क्वांटम मैकेनिक्स में मैक्स प्लैंक ने इसको पूरी तरीके से डिफाइन किया था। और फोटोन की वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसकी एनर्जी कितनी होती है, छोटे छोटे क्वांटा के रूप में, ये सब आप लोगों ने पढ़ भी रखा है 12th के अंदर। फिर उसने अपना जो प्रिंसिपल तैयार किया था वो उसमें कहा था कि ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो फोटोन की फॉर्म में होता है। और इसी तरह से हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले देखे थे, और जितने भी फॉर्मूले हैं आपको PDF के अंदर दे देंगे। आपको फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूलों से अपनी थ्योरी या कंसेप्ट तैयार करने हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल कर दे तो क्या होता है, ऐसे करके। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत आसान है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको पता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वो एक क्वार्ट्ज क्यूब होती है, उसमें एनोड और कैथोड लगा होता है। कैथोड पर लाइट फोटोन डाले जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो एनोड की तरफ पहुंचते हैं और करंट आने लग जाती है। और फिर हम यहाँ से वोल्टेज घटा बढ़ा के करंट को जब
वह वोल्टेज जिस पर करंट जीरो हो जाती है उसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हो, ठीक है ना। वी नोड इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है, वह नेगेटिव वैल्यू जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है वो क्या कहलाता है, अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम यहाँ पर देखो, मैं आपको सीधे इसकी फॉर्मूले की थोड़ी हिस्ट्री देता हूँ। देखो हमें फोटोन डालते हैं, उसकी एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी E इक्वल टू H न्यू। हम फोटोन डालते हैं, उसके दो काम होते हैं। क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ पर लाना, धातु के पृष्ठ पर, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन। दूसरा काम क्या होता है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर कार्य हो रहा है या उससे अधिक है तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल भी करेगा कैथोड टू एनोड, वो उसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब हुआ, जो टोटल एनर्जी है वो दो काम आ रही है उसकी, क्या, एक तो वर्क फंक्शन फाई कार्यफलन प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, H न्यू इक्वल टू किस चीज में काम आ रही है, फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब जैसे कि ये वर्क फंक्शन फाइव इक्वल टू कितना होता है, H न्यू नोड, कहाँ पर होता है ये उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे होता है, ठीक है। तो H न्यू इक्वल टू कितना हो गया, H न्यू इक्वल टू हो गया H न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी वो ई वी नोड होती है, जिस वोल्टेज से आप उसको एक्सेलरेट करवा रहे हो, ठीक है। तो H न्यू इक्वल टू कितना हो गया, H न्यू नोड प्लस ई वी नोड। तो यहाँ से रिलेशन बन रहा है, देखो H न्यू माइनस न्यू नोड अपॉन E इक्वल टू वी नोड। इस फॉर्म में पूछ सकता है, वर्क फंक्शन पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तब आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/2 m v स्क्वायर आपको एडजस्ट करना है। फॉर्मूले के अंदर पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतने होता है और इसके अंदर दो बातें हैं, मैं वो आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया पर इंसिडेंट होने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स। तो देखो क्वेश्चन बनता है करंट से कि जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या बढ़ाने पर बढ़ती है और क्या घटाने पर घटती है। एक तो देखो करंट होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ वेरी करती है, तो करंट का ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ बन सकता है कि तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो अगर तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो, मतलब जैसे कोई प्लेट के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर तुमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फिर तुम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर नंबर ऑफ फोटोन की संख्या बढ़ा दो, मतलब पहले तुम 2-3 फोटोन डाल रहे थे, फिर तुमने अचानक की बरसात सी कर दी फोटोन की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो मतलब क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट है वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी। इसके जो ग्राफ होते हैं आप अपने लेवल पर समझो उनको कि वो जैसे कि ग्राफ ऐसे है और एक वो ग्राफ ऐसे भी है, यहाँ पे 0 जाता है, तो वो चीज़ें अब आपको, क्योंकि 12th में भी थी, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी है, तो आपको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है इन शॉर्ट आप उसके बेसिस पर इन ग्राफ को समझिए कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो चीज़ें आप खुद से समझिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, जो भी ग्राफ से समझ सकते हो वो समझ के तैयार रखो और उसका एक कंसेप्ट बना लो कि भाई ऐसे ऐसे होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, अब थोड़ा सा कॉम्पटन इफेक्ट और कर लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट और अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी जैसे कि लेटिस हो गया, मतलब कुछ भी सॉलिड, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या पता चला, उससे भी लाइट का डुअल नेचर शो हुआ था, और जो कॉम्पटन इफेक्ट है इससे भी लाइट का डुअल नेचर शो हुआ था। तो दोनों जो एक्सपेरिमेंट है वो लाइट के डुअल नेचर को भी बताते हैं, और एक डेविसल जर्मर प्रयोग है जो कि पार्टिकल के डुअल नेचर के लिए था। तो आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने लाइट के पार्टिकल नेचर को बताया था, और यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट ने भी जब लाइट पार्टिकल से इंटरेक्ट होगी तो पार्टिकल नेचर शो होगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट में एक लाइट एक्सरे होती है, वो किसी पार्टिकल से टकराती है
पार्टिकल एक डायरेक्शन में चला जाता है और वेव किसी दूसरे डायरेक्शन में, और ये एंगल फाई से जाती है और ये कोई एंगल थीटा से जाता है। आप मान लो इसकी वेवलेंथ लैम्डा है और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, यहाँ पर कोलिजन होगा तो थोड़ी एनर्जी इसके साथ शेयर होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो जाएगी और वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो हम रिजल्ट आते हैं उसकी बात करते हैं। डेल्टा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन एम नोड सी और 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये तो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी और ये इस वाले की हो जाएगी, और ये जो एच अपॉन एम नोड सी है इसको कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं। कई बार लैम्डा सी भी लिखा हुआ मिलता है। कई बार यही पूछ लेते हैं कि ये सब पैरामीटर देख के पूछते हैं हाउ मच इज कॉम्पटन वेवलेंथ, तो मतलब आपको ये वाला एच अपॉन एम नोड सी या लैम्डा सी पूछा है। फाई वो कितने एंगल से जा रहा है। अब इसके जो दो फॉर्मूले हो रहे हैं, इसकी इस इलेक्ट्रॉन की ये जो पार्टिकल इधर मूव होता है इसकी रिकॉइल एनर्जी, और ये कितने एंगल पर शिफ्ट होता है वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कोई इतना इश्यू नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो ये अपना जो आज का जो 3 टॉपिक थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके साथ मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट भी बता दिया। अब इससे रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं, और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, ऑपरेटर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उन पर डिस्कशन करेंगे। इमिट्स रेडिएशन एट ए पीक वेवलेंथ लैम्डा, मतलब किसी टेम्परेचर टी पर अगर किसी ब्लैक बॉडी में से रेडिएशन निकला है उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। अब क्या है, अगर टेम्परेचर पहले से 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वेवलेंथ कितनी होगी, पहले से टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा दिया जाए। तो देखो एक हमने फार्मूला देखा था, टेम्परेचर और लैम्डा में क्या था कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और या मैं कहूँ तो लैम्डा इक्वल टू बी बाई टी। इनिशियली तो ये हो जाएगा। अब जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा डैश बोल देते हैं और बी अपॉन 4t कर देते हैं, बी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, बी अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, तो कितना आ गया लैम्डा बाई 4। दो जो अब वेवलेंथ है वो पहले से क्वार्टर हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देख लो, अगर आप थोड़ी सी थ्योरी और फॉर्मूले को अच्छे से समझ के पढ़ते हो तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर दो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और 2-3 मैं आपके लिए होमवर्क में रख दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन है, कॉम्पटन इफेक्ट से है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर एक क्या आ रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। एट रेस्ट इट स्कैटर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो उसका जो स्कैटरिंग हो रही है वो किस बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि वो कितने एंगल पे वापस रिटर्न कर रहा है, 180 पर। द फंक्शनल शिफ्ट इन इट्स वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, मतलब हमें जो रिजल्ट लिखना है वो लैम्डा सी की टर्म में लिखता है। तो क्या है, डेल्टा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई। अब कोस फाई की वैल्यू बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो -1, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ गया, 2 लैम्डा सी, ऑप्शन डी। एकदम इजी क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन है वो मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन सीधा थ्योरी बेस्ड है, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला रखा है उसकी टर्म में पूछा हुआ है, और वो उसका आंसर हो जाएगा e⁻h⁴ -1 की पावर 1, क्योंकि ये जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, बट्टे में होती है। इसके थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है आपको पढ़नी चाहिए, बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडाइनमिक्स की बुक्स में दी हुई है। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होती है, उससे रिलेटेड जो डेंसिटी ऑफ स्टेट के फॉर्मूले हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ऐसे करके 2-4 चीज़ें उसमें पढ़नी है, और 2-4 मैक्सवेल बोल्ट्जमान में, और 2-4 एक बोस आइंस्टीन में। 3 स्टैटिक्स है, 2 क्वांटम की है, 1 क्लासिकल की है। स्टैटिक्स को पढ़िए, उसके फॉर्मूले और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको जमा कीजिए। आप ज़्यादा मत पढ़ो, आप अच्छी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ो, बस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाएगा। अब जितनी भी जो बची हुई प्रॉब्लम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, और जो अपने अगला जो क्वांटम का टॉपिक होगा शायद कल या परसों नया वीडियो आपके लिए बना देंगे, और उसमें आप पहले थोड़ा घर पे पढ़ लो, जो भी टॉपिक्स आपसे थोड़ा ही पढ़ लो बहुत है। बाकी देखो हम यहाँ पर कम टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है CU CET के पेपर को आप आसानी से डील कर सकते हो। आप थोड़ा जैसे कि गैप, हमें 1-2 दिन का गैप देते हो, उसमें आप उसकी इन्फॉर्मेशन जमा कर लो, नहीं तो आप
जो पेपर्स है 5 एक साल के पेपर डाउनलोड कर दो, उनमें से आप क्वेश्चन करो। बार बार क्वेश्चन करने से भी आपकी कंसेप्ट तैयार होगी और आपको ट्रिक्स आएगी कि क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।